हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई के लिए आप लोग तैयारी बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे और इस क्रम में आज जीके जीएस का सेट 4 लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण किया था। यानी कि मुगल सम्राट था जहांगीर और इसने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर किया था। तो सबसे पहले हम प्रश्न का आंसर जान लेते हैं कि जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पे किया था। कहाँ पे किया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या फिर कश्मीर। तो बात करें कि जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर, जो कि वर्तमान में क्या है, यूटी है या केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करें इस जहांगीर को, तो इसका उपनाम भी पूछा जाता है। तो इसका उपनाम क्या है? सलीम है। क्या है? उपनाम क्या है इसका? सलीम है इसका। और इसने आगरा में जो है सोने की जंजीर लगवाया था। क्या? सोने की जंजीर, जो कि क्या थी? न्याय की जंजीर थी। पूछता है प्रश्न कि न्याय की जंजीर किसने लगवाया। तो न्याय की जंजीर इसने लगवाया था जहांगीर ने। कहाँ पे? आगरे में। कैसी थी वो न्याय की जंजीर? तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वह सोने की थी, ठीक है, गोल्ड की थी। अब प्रश्न मान लीजिए इस प्रश्न से ही एक प्रश्न बन जाए कि शालीमार बाग का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया। कब करवाया था? क्योंकि स्टैटिक का प्रश्न यह भी बन सकता है, कब करवाया था इसने। तो इसने जो है 1641 में। कब करवाया था? 1641 ईस्वी में इसने जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। अब अगर हम बात करें इसकी कि इसे लाहौर किले के साथ, जब शालीमार बाग था, लाहौर का किला बना है, उसी के साथ इसको 81 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था। यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। कब शामिल किया गया था इसको? तो 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया, लाहौर किले के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न अपना देख लेते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, महोत्सव से प्रश्न है कौन सा? तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, जो कि कैसा है? वर्ष में एक बार लगता है और भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। और यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुणे, मैसूर, कानपुर या फिर उदयपुर। तो कहाँ पे आयोजित किया जाता है भारतीय वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव? यह कहाँ पे आयोजित होता है हर साल? तो यह पुणे। कहाँ पे? महाराष्ट्र के। एमएच से नोट करी हूँ मैं महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र के पुणे में लगता है यह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। याद रखिएगा, अगर यहीं पर पूछ दे काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो काला घोड़ा महोत्सव भी कहाँ पे आयोजित होता है? यह भी महाराष्ट्र में ही काला घोड़ा महोत्सव आयोजित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न अपना क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसे हम बॉब कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद बैंक या फिर यूको बैंक। तो अगर बात करें कि इस भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अगर कोई है तो कौन सा है? इलाहाबाद बैंक है। अब आजकल इसका नाम बदल के इंडियन बैंक कर दिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का नाम चेंज हो चुका है। बात करें अगर पूछ ले परीक्षा में कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यह भी जरूरी है आपको जानना। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865। इसकी स्थापना की बात करें तो एपी से अप्रैल हो गया, 24 अप्रैल 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1865। यूरोपीय इसकी स्थापना करके गए थे इलाहाबाद बैंक की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है अपना कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। जो वैदिक सभ्यता थी वह किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर सरस्वती। तो अगर हम बात करें कि वैदिक सभ्यता किस नदी के, देखिए गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा, ये सब कहाँ की? साउथ की नदियाँ हैं, ये दक्षिण भारत की नदियाँ। सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी की बात करें तो वैदिक सभ्यता कहाँ पे? इसी सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। अच्छा, हम बात करें
गोदावरी नदी। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत इनकी दक्षिणी गंगा कहा जाता है। क्या कहता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है या दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, दक्षिण गंगा या फिर दक्षिणी गंगा गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा, या फिर इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है। प्रश्न सारे पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में गोदावरी को। लेकिन कावेरी की बात करें तो दक्षिण भारत की गंगा, यही तो पॉइंट है इसमें कि कावेरी पूछता, अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा, की पर ज़्यादा फोकस करिएगा, दक्षिण भारत की गंगा, अगर कीवर्ड आ गया तो बस कावेरी में क है और इसमें भी क है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा पूछे तो गोदावरी है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। कहाँ से? कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। प्रश्न पूछा गया कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। महाबलेश्वर पहाड़ी जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वहीं से कृष्ण क्या थे? महान थे। बस महान से याद रखिए, यहाँ पे है महाबलेश्वर। तो कृष्ण क्या थे? महान थे। महाबलेश्वर पहाड़ी से इनका उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का। ट्रिक है याद करने की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, अपने चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र जो है उसका पर्यटन का वुड सम्मेलन हुआ था। कौन सा? ब्रेटन वुड सम्मेलन। कौन सा? ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संगठन का। कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में। ये वोट नहीं बल्कि ब्रेटन वुड है। क्या है ये? ब्रेटन वुड सम्मेलन। बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सा? ब्रेटन वुड सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 1944 में हुआ था। और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? यानी कि जो ब्रेटन वुड सम्मेलन, प्रश्न डायरेक्ट आता है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के स्थापना के समय इनमें से कौन सा संगठन जो था उस समय बना था? तो पहली चीज़ कि ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ? जुलाई 1944, यानी कि 1944 में हुआ। और उस समय किसकी स्थापना की बात की गई थी? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे WTO से डिनोट करते हैं। किससे? WTO कहते हैं विश्व व्यापार संगठन को। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1995, याद करते जाइए सब। 1995 में इसकी स्थापना होती है। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, WTO की हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है? यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यूनिसेफ को भी देख लें। तो यूनिसेफ किसके लिए? यानी कि इसी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1946 में होती। कब होती है? 1946 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की हम बात कर लेते हैं, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का। और यह बच्चों के लिए काम करता है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, WB इसे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक को तो WB कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक जो है IRBD, देखिए यह दो चीज़ों से मिलकर बना है। किससे बना है? IRBD प्लस IDA। IRBD और IDA, इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनता है। प्रश्न ये भी पूछा गया कि वर्ल्ड बैंक किसका सम्मिलित रूप है? तो वर्ल्ड बैंक जो है IRBD और IDA का सम्मिलित रूप है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय, इसे हम IMF कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है इसे। अब बात कर ले अगर कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के समय किसकी कल्पना की गई थी या फिर किसकी स्थापना की गई थी, तो किसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन के समय। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, IMF की बात कर लेते हैं। ठीक है, IMF हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है अपना, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18, जो कि मैंने जो है सारे बदले हुए नाम करंट अफेयर में कवर किए हैं। उसमें आपको पता ये क्वेश्चन मिलेगा कि ट्रेन 18 का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? वंदे भारत। क्या कर दिया गया है?
वंदे भारत कर दिया गया है। ठीक है, ट्रेन 18 का नाम बदल गया है। तो भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी, यानी कि इसको विकसित किसने किया था? चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई या फिर कपूरथला? तो किसने इसको विकसित किया था ट्रेन 18 या वंदे भारत को? तो इसको विकसित करने वाला कौन है? चेन्नई। कौन है? इंटीग्रल कोच चेन्नई है जिसने वंदे भारत को विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले ट्रेन की तरफ। इसको याद रखिएगा, इसका ट्रेन 18 का नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न में, 6वें प्रश्न पे। अच्छा, प्रश्न की नंबरिंग लग रहा है थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी वह किसके पास? हैदराबाद, पुणे, भोपाल या फिर चंडीगढ़? तो कहाँ पे है? हैदराबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विधानसभा को किस वर्ष भंग कर दिया गया था? यानी कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा यह भंग हो चुकी है वर्तमान में, तो किस वर्ष इसको भंग किया गया? तो सन 2016, 2017, 2018 या फिर 2000? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा को कब भंग किया गया था? तो इसको ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 2018। पूरा डेट अगर की बात करें तो 21 नवंबर का डेट था। 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर विधानसभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। आज जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूटी है। लद्दाख भी क्या है? एक अलग यूटी है। और सबसे बड़ी यूटी की बात करें तो आज हमारा कौन सा है? लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 8वां। महाधमनी के, यहाँ भरना है आपको, शीर्ष पर शुरू होती है, यानी कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होता है? दाहिना निलय है, बायां निलय है, दाहिना आलिंद है या बायां आलिंद है? तो क्या दाहिना निलय यानी कि लेफ्ट क्या है? राइट वेंट्रिकल की बात कर रहा है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल? निलय क्या होता है? वेंट्रिकल कहते हैं इसको। तो राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, या राइट आर्टरी या फिर लेफ्ट आर्टरी? तो कहाँ महाधमनी को हम क्या कहते हैं? अरोटा कहते हैं। ये भी याद रखिए, इसको अरोटा कहा है, कभी कभी अरोटा ही लिख के दे देता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महाधमनी कहिए या फिर अरोटा। और यह जो है क्या है? अरोटा जो है यह शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी क्या होती है? महाधमनी या फिर अरोटा होती है। और यह हृदय के कहाँ पे? बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। ये कहाँ से? हृदय के बायां निलय, मतलब क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और यह काम क्या करता है? इस लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यानी कि शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त, जिसे हम ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। मैं इस पर जो है साइंस का एक अलग से सीरीज चलाने वाली हूँ बहुत ही जल्द, जो कि आपके सारे अब तक जितनी परीक्षाओं में साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे उसमें कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को, यहाँ पे खाली जगह भरना है, कि पतली परत के साथ आवरण करना है। यानी कि गैल्वेनाइजेशन है क्या? इसका मतलब क्या होता है कि इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण किया जाता है? किसकी पतली परत को इस्पात पे चढ़ा दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन में? क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम या फिर निकल? तो किसकी, यानी कि इस्पात पर, लोहे पर किसकी परत को चढ़ाया जाता है? जस्ता। जस्ता या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या? तो इस्पात पर जो है किसका? जस्ते का या जिंक का क्या किया जाता है? आवरण चढ़ाया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है, यानी कि कोयले के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है जिसमें 80 से 95% तक कोयला पाया जाता है। तो कोयले का आपको पता है कोयले की कितनी प्रजातियां आती हैं? तो कोयले के 4 प्रकार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, और यहाँ चारों प्रकार दिया हुआ है। अब जैसे देखते जाइए, नीचे से देखते हैं क्योंकि क्रम दिया हुआ है इसका। सबसे पहले क्या आता है? एंथ्रासाइट आता है, दूसरा क्या होता है? बिटुमिनस होता है, तीसरा क्या होता है? लिग्नाइट होता है, और चौथा क्या होता है? पीट, जो कि सबसे बेकार कोयला माना जाता है। पीट क्या है? यह सबसे बेकार कोयला होता है, क्योंकि इसमें जो है सबसे क्या होता है? कार्बन की मात्रा कम होती है, इसे बेकार कोयला माना जाता है पीट को। लेकिन इसमें पूछा है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला सबसे बेस्ट कौन सा है? तो देखिए
एंथ्रासाइट जो है सबसे बेस्ट कोयला कौन माना जाता है? एंथ्रासाइट माना जाता है, जो कि 80 से 95% इसमें क्या होता है, इसमें जो है कार्बन होता है। और यह पाया कहाँ जाता है? तो यह केवल और केवल यूटी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है, जेके में पाया जाता है यह एंथ्रासाइट कोयला, सबसे बेस्ट कोयला। अगर हम बात करें कि भारत में किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कोयला भारत में? बिटुमिनस पाया जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा अगर बिटुमिनस कोयले में बात करें तो कितना होता है? 65 से लेकर के 85%। देखिए, अगर एंथ्रासाइट आपसे पूछ लिया गया तो हो सकता है बिटुमिनस भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए 65 से 85% तक इसमें कार्बन होता है बिटुमिनस में। और भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर कोई कोयला है बिटुमिनस। सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट है, लेकिन यह कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, और जिसमें कार्बन कितना होता है? 65 से 85% होता है। बात करें अगर लिग्नाइट कोयले की, तो लिग्नाइट कोयले में 50 से 60% तक, क्या 50 से 60% तक कार्बन होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? यह तमिलनाडु में, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। मैं लिख देती हूँ लिग्नाइट कोयला, सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। पीट कोयला जो कि सबसे पूछता है सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है, तो यह पीट कोयला सबसे बेकार होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा भी कम पाई जाती है। कितना? 25 से 30% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और यह सबसे बेकार कोयला माना जाता है। आई होप कोयले से संबंधित अब कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे कोयले के प्रकार से, कि कितना परसेंट कोयला, किसमें कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है, कहाँ पे किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और कोयले के कितने प्रकार हैं, इससे संबंधित आप एक भी प्रश्न आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न हमारा है, यहाँ पे खाली जगह भरना है आपको। करे को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, यानी कि किसको छोड़कर जो सभी हैं संघनन बहुलक हैं? पॉलिएस्टर है, पॉलीप्रोपोलिन है, पॉलीएमाइड है, या पॉलीकार्बोनेट है? तो किसको छोड़ करके? किसको? पॉलीप्रोपेलिन को छोड़ करके। कौन सा? ऑप्शन बी हमारा राइट है, यानी कि पॉलीप्रोपेलिन को छोड़कर सभी जो क्या है संघनित बहुलक हैं। पॉलिएस्टर भी क्या है? संघनित बहुलक है, पॉलीएमाइड भी है, पॉलीकार्बोनेट भी है, लेकिन क्या नहीं है? बस तो पॉलीप्रोपेलिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देख प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न क्या कहता है वो भी देखते हैं। अगला प्रश्न 12वां, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो कि आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है। ये किसमें है? यह प्रश्न जो है आपके सिलेबस से है। किससे? सिलेबस से दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितने मीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी जो कितने मीटर दौड़ लगाएंगे और कितने मिनट में लगाएंगे? देखिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, या 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। कितनी दौड़ लगाएंगे पुरुष अभ्यर्थी? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कि 25 मिनट में कितने? 25 मिनट में 25 मिनट में दौड़ना कितना है? 4.8 किलोमीटर। ठीक है, इतना दौड़ना है मेल अभ्यर्थियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? यानी कि जुलाई 2014 में उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल कौन बने थे? सूर्य प्रताप शाही बने थे, ब्रजेश पाठक बने थे, राम नायक बने थे, या फिर आशुतोष टंडन? तो 2014 में कौन बने थे? राम नाइक। यह नायक नहीं बल्कि राम नाइक जी। कौन बने थे? राम नाइक जी बने थे। अगर बात करें कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो है राज्यपाल कौन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? आनंदी बहन पटेल, आनंदी बेन पटेल हैं। ठीक है, यह क्या है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे हम क्या कहते हैं? पीतल नगरी कहते हैं। फतेहपुर है, मुजफ्फरनगर है, मिर्ज़ापुर है, मुरादाबाद है। तो पीतल नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? पीतल नगरी के रूप में हम मुरादाबाद किसे जानते हैं? मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। अब बात करें इस मुरादाबाद की स्थापना की, तो मुरादाबाद की स्थापना किसने किया था? सन 1600 ईस्वी में। किसने? 1600 ईस्वी में किसने किया? इस समय कौन था 1600 समय? तो शाहजहाँ के पुत्र मुराद द्वारा की गई थी, यानी कि मुराद किसने? मुराद, शाहजहाँ का लड़का है यह मुराद, और इसी मुराद ने 1600 में मुरादाबाद की स्थापना करी। और यह मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तो यह मुरादाबाद पीतल के लिए, पीतल के काम के लिए फेमस, इसीलिए पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर किसके लिए फेमस है? तो कालीन के लिए। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कालीन कहाँ की बेहतर होती है, तो मिर्ज़ापुर की कालीन बेहतर होती है यह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वें प्रश्न को कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में, यानी कि कहाँ का युद्ध? बहादुरपुर का युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था। यानी कि कह रहा है 1658 में बहादुरपुर का युद्ध हुआ और शाहजहाँ का दूसरा बेटा शाह शुजा है, और इस शाह शुजा को इसके किस पोते ने, शाहजहाँ के किस पोते ने अपने ही बाप को हरा दिया? मुराद बख्श है, सुलेमान सिको है, आलम शाह है, या बहादुरपुर है? तो किसने हरा दिया था? तो किसने हराया? सुलेमान सिको। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को इसके पोते यानी कि सुलेमान सिको ने अपने पिता शाह शुजा को हरा दिया 1658 में, जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था उसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से, देखिए 200 वर्ष से अधिक समय से निम्न में से किसका उत्पादन किया जा रहा है? मतलब सीधे से प्रश्न पूछ रहा है फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो चिकनकारी काम के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, पीतल के ताले, पीतल के काम के लिए कौन सा? मुरादाबाद है। अभी प्रश्न आया था, कौन सा है? मुरादाबाद। ठीक है। और बात करें जरदोजी कढ़ाई के लिए, तो किसके लिए फेमस है फिरोजाबाद? जो कि कांच की चूड़ियाँ यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। कोई भी अगर फिरोजाबाद जाता है तो क्या करता है? कांच की चूड़ियाँ ज़रूर लाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगले प्रश्न को। 17वां प्रश्न है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ये जो है कथक घराने हैं, और कौन सा ऐसा कथक घराना है जो क्या करता है? जो कथक नृत्य शैली है उसके आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो ऐसा कौन सा वो कथक घराना है, देखने का प्रयास करते हैं। जयपुर है, बनारस है, लखनऊ है, या बरेली है? तो कौन सा? बनारस घराना है। यह बनारस घराना जो है क्या करता है? तो कथक के आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। कथक के सबसे अगर फेमस कौन है कथक के लिए, तो कौन है? बिरजू महाराज। इनका नाम बहुत बार पूछा जाता है। बिरजू महाराज किसके लिए हैं? कथक के लिए फेमस है, शख्सियत है कथक के बिरजू महाराज। सितारा देवी भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किस देश की राजधानी थी? यानी कि अयोध्या किस देश की उस समय राजधानी थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की, या फिर कौशल की? कलिंग कहाँ पे है आजकल? तो कलिंग ओडिशा में है। कहाँ पे है? कलिंग जो है ओडिशा में है, क्योंकि कलिंग का है, कलिंग के युद्ध से ही अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तित हो गया। हस्तिनापुर कहाँ पे है? तो यह हरियाणा में है। बात करें कि भगवान राम यानी कि भगवान राम अयोध्या के शासक थे, जो किस देश की राजधानी थी? कौशल। किसकी? कौशल देश की राजधानी थी। इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि 22 तारीख को क्या होने वाला है? तो रामलला का उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो भाई इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट इसलिए रखिए क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? यानी कि ऐसा कौन सा भारतीय है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? कौन है? सीवी रमन। ये किससे? भौतिकी से संबंधित थे। नोबेल मिला है इनको, लेकिन किसके लिए? भौतिकी के लिए। ठीक है। अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, इनको किसके लिए? पीस के लिए, शांति के लिए मलाला के साथ, किसे? मलाला यूसुफजई के साथ इनको मिला था 2014 में। हरगोविंद खुराना यानी कि जीन के संश्लेषण के लिए इनको मिला था, जीन के लिए। ठीक है, लेकिन बचे हमारे कौन? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन है। कौन है? अमर्त्य सेन है, जिन्हें क्या मिला था? अमर्त्य सेन को कब मिला था? तो ये भी जान लीजिए डेट, क्योंकि स्टैटिक में पूछ सकता है। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम कहाँ की है? यह मैरी कॉम तो कहाँ से है? मणिपुर से है, क्योंकि मणिपुर की हिंसा बहुत ही दर्दनाक थी, आप सबको याद है। इसलिए मैरी कॉम कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित हैं। और किससे क्या है? मुक्केबाज हैं।
तो भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या था? इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और किस शीर्षक से? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, होल्डिंग बैक और सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय की बात करें तो VS नायपाल का है। किसका है? VS नायपाल का है। ये बहुत बार पूछा गया है। सुटेबल बॉय किसका है? तो VS नायपाल का है। लेकिन अगर हम बात करें MC मैरी कॉम की, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का शीर्षक क्या रखा था? अनब्रेकेबल। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। क्या है? अनब्रेकेबल। किसका है? तो MC मैरी कॉम की रचना है अनब्रेकेबल। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है? यहाँ पे खाली जगह भरना है। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो क्या है? मॉलवेयर है, मॉलवेयर है, ट्रोजन है, हैकिंग है या फिर फिशिंग है। तो क्या है जो फिशिंग? बात करें अगर हम फिशिंग की, हमारा ऑप्शन क्या होगा? फिशिंग। फिशिंग है क्या? क्योंकि यह हायर की परीक्षाओं में भी हैकिंग को, ट्रोजन को, मॉलवेयर को और फिशिंग को, खास करके फिशिंग को जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है हायर परीक्षाओं में भी। फिशिंग है क्या? तो फिशिंग जो है निजी संवेदनशील जानकारी, जो कि क्रेडिट कार्ड हो गया, व्यक्तिगत पहचान हो गया, खाता उपयोगकर्ता का नाम हो गया, पासवर्ड, ये सब क्या करता है? यही सब काम करता है फिशिंग। ठीक है, यही सब काम करता है। मॉलवेयर क्या है? तो ये मॉलवेयर जो है ना, हरक्यूट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? जो पहचान चोरी करता है या गोपनीय जानकारी मॉलवेयर चुरा लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जलप्रपात से प्रश्न है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है या मेघालय है? तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बात करें कि चित्रकूट जलप्रपात की थी भारत का, कहिए, सबसे छोटा जलप्रपात है। क्या है? सबसे छोटा जलप्रपात है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे छोटा जलप्रपात है यह चित्रकूट जलप्रपात। और ये कहाँ पे है ये चित्रकूट जलप्रपात? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है यह चित्रकूट जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 फीट है। सिर्फ कितनी है ऊंचाई? 90 फीट है। 90 फीट इसकी ऊंचाई है। इसे सबसे छोटा जलप्रपात है। अच्छा, झारखंड में भी, क्योंकि झारखंड में भी जलप्रपात हैं और बहुत बार इसको पूछा गया झारखंड के जलप्रपात को। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। क्या है? बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जलप्रपात पूछ दे कहाँ पे है, तो यह झारखंड में है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात। मेघालय में कौन सा जलप्रपात है? तो नोहकलिकाई। क्या है? नोहकलिकाई। देखिए याद रखिए सब कुछ, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ पे है? नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ पे है? मेघालय में। छत्तीसगढ़ में क्या है? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि सबसे छोटा जलप्रपात है, 90 फीट इसकी ऊंचाई है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पे है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पे है? झारखंड में है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हार्डी फॉल है। कौन सा? हार्डी जलप्रपात है उत्तराखंड में। यहाँ पर भी क्या है? हार्डी। हार्डी जलप्रपात कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखिए अब एक बार और देखते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में है, हार्डी जलप्रपात कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में, और नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ पे है? मेघालय में है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? यानी कि वेनेजुएला देश है और इसकी राजधानी क्या है वेनेजुएला की? निकोसिया है, सान सल्वाडोर है, क्विटो है या फिर कराकस है? तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। ठीक है, बात करें निकोसिया किस देश की राजधानी है? ये भी तो किसी देश की राजधानी होगी निकोसिया। साइप्रस देश की। किसकी? साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। क्या है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। अच्छा, सान सल्वाडोर किसकी राजधानी है? तो यह अल सल्वाडोर की राजधानी। किसकी? अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सान सल्वाडोर। ये बहुत बार पूछा गया है PCS, ROA और जितनी वनडे एग्जाम में इस अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर को पूछा गया है। तो अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सान सल्वाडोर है। बहुत ही आसान है इसको याद करना। और बात करें क्विटो किसकी राजधानी है? तो इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो है, इक्वाडोर की राजधानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा
कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। देखिए भंडारण की बात करें, स्टोरेज की बात करें, प्रोडक्शन नहीं बल्कि स्टोरेज पूछ रहा है आपसे, भंडारण। तो किस धातु का जो है भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम है, रेडियम है, बिस्मिथ है या थोरियम है? तो इसमें से कौन सा है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार। और कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो केरल में है। कहाँ पे है? केरल राज्य में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत के पास। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं, यानी कि कौन सा शहर इनमें से है जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है? तो देखते हैं कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे नहीं बसा है। नासिक। मैंने गोदावरी नदी से संबंधित फैक्ट बताया था। क्या है यह? दक्षिण भारत गंगा, दक्षिणी गंगा है, बूढ़ी गंगा है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा का बात करें, की गंगा, तो कावेरी है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं क्या नासिक। नासिक कहाँ पे है? तो यह भी नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़ कहाँ पे है? तो नांदेड़ भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्या? नांदेड़। और हम बात करें किसकी? निजामाबाद की। तो निजामाबाद भी क्या है? यह गोदावरी नदी के किनारे है। लेकिन नवसारी, नवसारी कहाँ पे है? यह नवसारी जो है गुजरात में है। बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, नवसारी का नाम रहता है चर्चाओं में। नवसारी कहाँ पे है? गुजरात में है। और यह किस नदी के किनारे है? पूर्णा नदी। याद रखिएगा, नवसारी कहाँ पे है? तो पूर्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। पूर्णा नदी के किनारे नवसारी गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। नासिक, नांदेड़, निजामाबाद, तीनों की राइमिंग देखिए। नासिक, नांदेड़, निजामाबाद कहाँ पे है? गोदावरी नदी के किनारे है। लेकिन नवसारी कहाँ पे? पूर्णा नदी के किनारे है। ठीक है भाई। देखिए नवसारी, इसमें क्या आया है? सारी शब्द आया। तो सारी कैसी होती है? सारी कंप्लीट होती है, पूर्ण ही तो होती है सारी, आधी अधूरी थोड़ी होती है सारी जो महिलाएं पहनती हैं। तो इससे याद रखिए, नवसारी पूर्णा नदी के किनारे, इनकी सारी कैसी होती है? पूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो कि भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले, कैसे ये जो है निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति। और इनके बाद जो है कौन बना था राष्ट्रपति? तो फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इनके बाद अगर नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें तो ये कब बने थे? 82 तक, 77 से 82 तक थे। ये कब से कब तक थे? 1977 से लेकर के 1982 तक ये क्या प्रेसिडेंट रहे। अब इनके बाद से कौन आ गया? तो इनके बाद से जो है ज्ञानी जैल सिंह आ गया। कौन आ गया? 82 में ज्ञानी जैल सिंह थे। इनके बाद ज्ञानी जैल सिंह जो कि पहले सिख प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट सिख राष्ट्रपति। यह पहले जो है ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति या यह बन गए थे ज्ञानी जैल सिंह। और बात करें हम मोहम्मद हिदायतुल्ला की, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला यह क्या थे? पहले, भारत के पहले जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति। मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कि कहाँ से थे? असम से थे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिसने 298 ईस्वी से लेकर 272 ईस्वी तक के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। अब चंद्रगुप्त है मौर्य है, और इसके जो है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम पूछा जा रहा है जो कि कब से कब तक? 298 से 272 तक। ये तो इसमें से देख लेते हैं सबसे पहले कि चंद्रगुप्त का पुत्र कौन है। हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से नहीं है। अनिरुद्ध हो गया, वसुदेव हो गया जो कि किस वंश का? कण्व वंश का है। अब इसमें से बचता कौन है? हमारा बिंदुसार। बिंदुसार क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का यह, ठीक है, बिंदुसार है। ओके, बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन सा है? बिंदुसार है। ठीक है, जो कि 298 ईसा पूर्व से कब से? 272 ईसा पूर्व तक शासक रहा। और बिंदु के बाद अशोक ने 273 से 222 तक। अब इस बिंदु के बाद से इसका पुत्र अशोक आता है जो कि अशोक कब से कब तक रहता है? तो 273 से, क्योंकि 272 तक तो ये थे, और 273 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक रहा। देखिए सबसे पहले याद करने का ट्रिक क्या है? पहले चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद चंद्र के बाद से क्या आते हैं? बिंदुसार आते हैं, बिंदु। और इसके बाद से कौन आते हैं? अशोक आते हैं, अशोक। ठीक है, अब देखिए याद करने की ट्रिक यहाँ पे क्या है।
चंद्र, भाई चंद्र बिंदु लगाया जाता है ना, कोई भी अगर लिखें हम चिड़िया लिखें, देखिए अगर चिड़िया बहुवचन है चिड़िया ये, तो अगर चिड़िया लिखते हैं तो चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो भैया चंद्र पे हमेशा बिंदु रहता है और बिंदु के बाद से अशोक आ जाते हैं। ट्रिक है, चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक, यानी कि चंद्र बिंदु कौन लगाता है, अशोक जो है चंद्र बिंदु लगाता है, हमेशा अपने माथे पे क्या लगाता था अशोक, चंद्र बिंदु लगाता था। बस इस चंद्र बिंदु को याद रखेंगे तो आपको ये तीनों याद रहेंगे हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? यह मेखला चादर क्या है? तो यह मेखला चादर एक पारंपरिक वस्त्र है और पूछ रहा है कि किस राज्य की महिलाएं जो है यह मेखला चादर पहनती हैं, गुजरात की, तमिलनाडु की, गोवा की या फिर असम की। तो कौन पहनती हैं? असम की। असम की महिलाएं जो है मेखला चादर पहनती है। अब बात करें अगर असम का पूछ दिया तो आपसे कोई और भी पूछ सकता है। तो देखिए घाघरा चोली कहाँ की? गुजरात की महिलाओं का। गुजरात की महिलाओं का पारंपरिक पहनावा क्या है? घाघरा चोली है, याद रखिएगा, क्योंकि जब असम का पूछा है तो आपसे गुजरात का भी पूछा जा सकता है, घाघरा चोली है। और बात करें तमिलनाडु की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र क्या है? तो तमिलनाडु की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, इनका पारंपरिक वस्त्र क्या है? साड़ी है। घाघरा चोली गुजरात का। और बात करें गोवा का, तो गोवा में क्या पहना जाता है? गाउन पहना जाता है। क्या? गाउन। गोवा का पारंपरिक वस्त्र क्या है? गाउन है। और असम का क्या है? मेखला चादर है। इनको भी घाघरा चोली या चंगिया चोली कहाँ का? गुजरात का है। साड़ी कहाँ का पारंपरिक वस्त्र है? तमिलनाडु का। गाउन कहाँ का? गोवा का है। और क्या है? असम जो है यहाँ पे मेखला चादर यहाँ की महिलाएं पहनती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न अपना। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश? तो बांग्लादेश का। क्या लिखा था? आमार सोनार बांग्ला। मैं इसको लिख देती हूँ। क्या लिखा था? आमार सोनार बांग्ला। किस भाषा में है यह? किस भाषा में? अमर सोनार बांग्ला। तो किस भाषा में है? बंगाली में है। किस भाषा में है? बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में है यह अमर सोनार बांग्ला। और लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि की रचना किसने की? तो गीतांजलि की रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। साथ ही साथ भारत का जो हमारा अपना राष्ट्रगान है, जो हमारे भारत का, इंडिया का राष्ट्रगान है, इसको भी किसने लिखा? जनगण मन। इसको भी किसने लिखा है? जनगण मन को तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको भी लिखा है, भारत का राष्ट्रगान। और यहाँ बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी अमर सोनार बांग्ला, बंगाली भाषा में किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इन्हें क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। याद रखिएगा, गीतांजलि की रचना भी किसने की थी? तो टैगोर ने किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या? वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे NDDB कहा जाता है, क्या कहता है? NDDB, ठीक है। तो NDDB का अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया था वर्गीज कुरियन को? लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी या VV गिरी? ये सब क्या है? फॉर्मर, ये जो पहले हमारे जो क्या थे, PM रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लोग। तो किस इसमें से किस प्राइम मिनिस्टर ने जो है वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था? लाल बहादुर शास्त्री। किसने? LB शास्त्री या लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था? इनको वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दूध से, याद रखिए हमेशा, बाढ़, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, बट ये दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन क्या लेके आए थे? तो श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो यही वर्गीज कुरियन। मैं यहाँ कुरियन लिख रही हूँ, ठीक है, कुरियन। यह वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड भी इन्होंने ही लेके आया था। किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? दूध से संबंधित है। इतने सारे फैक्ट इस प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपसे प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान की बात कर रहा है। 15 भाग हैं, 20 भाग हैं, 25 भाग हैं या 30 भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग की बात करें तो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। 25 भाग हैं और कितनी? 12 जो है शेड्यूल हैं या फिर अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले भी थी, आज भी हैं 12 अनुसूचियाँ। और लेकिन भाग कितने हो गए? 25 भाग। अगर बात करें कि प्रारंभ में या मूल संविधान में कितनी थी,
तो प्रारंभ में या मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद है। आज 400 प्लस हो चुके हैं अनुच्छेद, जो कि मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संविधान में कितने भाग है? 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी जीके जीएस की चौथी क्लास, जो कि आपके कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और जितने भी वनडे एग्जाम्स है सबके लिए यह क्लास क्या है? रिलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए।